बगैर संबंध के एक किन्नर ने कैसे एक बच्चे को जन्म दिया, ऐसा राज जो आप पहले कभी नहीं जानते होंगे। हम जिस समाज में रहते हैं वहां तो नॉर्मल इंसानों को भी इतनी आसानी से इज्जत और हक हासिल नहीं होते। ऐसे में अगर कोई तीसरा जेंडर जन्म ले ले तो उससे तो जीने का हक भी छीन लिया जाता है। और मेरी ये कहानी भी ऐसी ही है। जब मेरे माँ बाप को पता चला कि मैं एक बेटा या बेटी नहीं हूँ बल्कि कुछ और ही हूँ, तो मुझसे मेरी पहचान छीन ली गई और मुझे बेसहारा सी इस संग दिल समाज के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। लेकिन मेरी बदकिस्मती की दास्तान यही खत्म नहीं होती, बल्कि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जो कुछ मेरे साथ हुआ वो जानकर इंसानियत की रूह कांप जाएगी। ये किसी मिनिस्टर के बेटे की शादी थी जहां मुझे विशेष रूप से बुलाया गया था। मेरा नाम हमारी दुनिया में बहुत मशहूर हो चुका था और अपनी खुशियों पर मुझे बुलाना हर किसी की पहली पसंद बन चुका था। जहां मेरे कदम पड़ते वहां का समा ही अलग हो जाता और इसीलिए मेरी डिमांड बहुत ज्यादा थी। मेरा गुरु मेरी मुंह मांगी कीमत वसूल करता और मुझे लोगों की खुशियों में चार चांद लगाने के लिए भेज दिया करता। हमेशा की तरह आज भी इस महफिल में आकर मैं अपने काम में लग गई थी। वही काम जिसके हजारों रुपये मेरे गुरु को मिलते थे और उससे कहीं ज्यादा मुझ पर निछावर कर दिए जाते थे। लचकीला तन, थरकते पांव, लंबे खूबसूरत बाल, आंखें बंद किए मैं स्टेज पर नाचती चली जा रही थी। ये नाच मुझे मेरे गुरु ने सिखाया था और वहां मौजूद लोग मुझे देखकर दिल थामे शोर मचा रहे थे। मेरे दहकते वजूद से कड़कड़ाते नोट टकराते हुए जमीन पर गिरकर अपनी कदर और कीमत खो रहे थे। एक भीड़ थी जो मुझे सराहने के लिए वहां मौजूद थी, लेकिन मैं आंखें बंद किए किसी और ही दुनिया में गुम थी। इस दुनिया में जिससे कभी मैं पीछा छुड़ा ही नहीं पाई थी, उस माजी में जिसके असर से मैं आज तक निकल ही नहीं पाई थी। मेरे इर्द गिर्द माया माया का शोर इस कदर तेज था कि कान पड़ी आवाज सुनाई ना देती थी। लेकिन इस सब के बावजूद मैं इस हाल से बेखबर थी। आंखें बंद किए गानों पर थिरकते थिरकते मैं उस छोटी सी गली में पहुंच चुकी थी जहां मेरे बाप ने मुझे हाथ पकड़कर खींचकर घर से बाहर निकाल दिया था और मेरी माँ को गालियां बकता हुआ मुझे अपनी नजरों के आगे से दफा होने का कह रहा था। मेरी भोली भाली माँ रोती बिलखती मुझे अपने दुपट्टे के आंचले में छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मेरी खातिर वो पहली दफा अपने पति से लड़ रही थी कि मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं है, इसे घर से ना निकालो, ये हमारा खून है, हमारी औलाद है। लेकिन मेरा बाप तो जमाने के खौफ से संग दिल बन चुका था। वो मेरी माँ पर चीख रहा था, नीच औरत, तू मुझे कहती रही तूने बेटा जन्म दिया है और मैं इस खुशी में सीना चौड़ा करके जीता रहा कि मेरे घर में बेटा आया है, लेकिन तूने तो इस हिजड़े को पैदा करके हमारे मुंह पर कालिख पोत दी। इस खानदान तो क्या दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हम, और तू कहती है कि ये तेरा बेटा है। आखिर तू कब तक छुपाएगी इस सच को कि तूने एक किन्नर को जन्म दिया है। वो सच जो माँ बाबा से छुपाती आ रही थी वो आज अचानक ही खुल गया था। मैं अपनी बड़ी बहन की चूड़ियां पहने, जरीवाला दुपट्टा ओढ़े, सुर्खी लगाए किसी गाने पर थिरक रहा था कि जब अचानक ही बाबा किसी काम से अपनी दुकान से वापस घर चले आए थे और मुझे ऐसे देखकर दंग रह गए थे। मैंने आज तक कभी बाबा के सामने इस तरह का हुलिया नहीं बनाया था। ऐसे ही हमेशा बाबा के पीछे अपनी बहनों के साथ रहा करता था, लेकिन आज जब पहली दफा बाबा ने मुझे इस हुलिये में देखा तो वो कुछ झटक से गए और कुछ ही देर में उन्हें वो सच समझ आ गया जो मेरी माँ पिछले 10 सालों से उनसे छुपाती आ रही थी। पहले तो बाबा को यकीन ना आया और वो गुस्से में कहने लगे, बेटा ये तूने क्या हुलिया बना रखा है, लड़कियों की तरह दुपट्टा क्यों ओढ़ रखा है और चूड़ियां पहनने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी। बाबा ने जैसे ही आगे बढ़कर मेरे होंठों से सुर्खी साफ करनी चाही तो ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गया कि बाबा मुझे ये सब करना अच्छा लगता है, मुझे लड़कियों की चीजें पसंद है, मुझे लड़कों वाली चीजें अच्छी नहीं लगती, मैं लड़की बनना चाहता हूँ। और ये सुनते ही बाबा ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर लगा दिया था। मेरी चाल ढाल लहजा सब कुछ लड़कियों जैसा ही तो था, लेकिन इस बात का एहसास मेरे बाप को पहली दफा हुआ था और फिर उन्हें अंदाजा हो गया कि मैं उनका बेटा नहीं बल्कि एक किन्नर हूँ। और उसी वक्त बाबा ने कोहराम मचा दिया, मुझे हाथ पकड़कर घर से ही बाहर खड़ा कर दिया। बाबा के इस हंगामे पर सब गली मोहल्ले वाले जमा होने लगे थे। वो बच्चे जो कल तक मेरे साथ खेलते हुए दबे दबे शब्दों में मेरी चाल चलन का मजाक उड़ाते थे, आज मेरी हकीकत का राज खुल जाने के बाद वो खुलकर मेरा तमाशा बनाने लगे थे। एक भीड़ सी लग गई थी और हर कोई मुझे सर से पांव तक आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रहा था जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से उतरा हूं। सबकी नजरों में मेरे लिए जो नफरत थी मैं उसे महसूस कर सकता था।
मेरी माँ दौड़कर मेरे पास आई थी। वो मुझे दुनिया की नजरों से बचाना चाहती थी, लेकिन मेरे बाप ने मेरी हकीकत को इस तरह मेरे मुंह पर मारा था कि मैं सारी दुनिया के आगे बेआबरू हो गया था। बाबा के मुंह से निकला शब्द हिजड़ा मेरे कानों में गूंज रहा था और मैं अपने आप में सख्ते में आ गया था। 10 साल की उम्र में मुझे अच्छी तरह मालूम था कि हिजड़ा किसे कहते हैं, क्योंकि अक्सर हमारे गली मोहल्ले में बच्चे की पैदाइश पर हिजड़े आया करते थे और मुझे न जाने क्यों उनसे बहुत खौफ महसूस होता था। चेहरे पर ढेर सारा मेकअप किए नाचते गाते वो लोग मुझे किसी और ही दुनिया के वासी लगते थे। सारे बच्चे उनके पीछे शोर मचाते उनका मजाक उड़ाते घूमते थे और आज बाबा मुझे उन्हीं लोगों में मिला रहे थे। मैं डरकर अपनी माँ के सीने से चिमटने लगा था। वहां मौजूद भीड़ में से किसी की आवाज सुनाई दी थी। मैं तो पहले ही कहता था मुझे ये बच्चा कुछ ठीक नहीं लगता। लड़कियों जैसी हरकतें करता है, चाल चलन भी वैसा ही है और शक्ल तो देखो जरा। बताओ कितने सालों से लड़का बनकर हमारे बच्चों के साथ खेल रहा है। इसकी वजह से तो हमारे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसे इस मोहल्ले से निकाल कर बाहर करो। कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ रहते हुए हमारे बच्चों का चाल चलन भी ऐसा ही हो जाए। न जाने वो कौन बेरहम था जो इस तरह के शब्दों से मेरे बाप के गुस्से को और ज्यादा भड़का रहा था। उसके शब्दों ने वाकई ही जलती में तेल का काम किया था और बाबा ने उंगली उठाकर माँ को धमकी दी थी कि अब यह हमारे घर की चौखट पार नहीं करेगा। 3 बेटियों के बाद जाकर तूने इसे जन्म दिया तो मुझे लगा कि मेरे घर बेटा आ गया है। मैं खुश हुआ कि चलो तेरी कोख से एक बेटा तो पैदा हुआ। हाय, मगर मुझे क्या खबर थी कि तू इस कदर घटिया औरत निकलेगी कि एक हिजड़े को जन्म देकर उसे बेटे का नाम दे देगी। कैसे तूने मेरे जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है। जी तो चाहता है तुझे खड़े खड़े धरती में गाड़ दूं, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है। इसलिए अभी और इसी वक्त इसको यहाँ से निकाल दे, नहीं तो मैं इस हिजड़े की जान ले लूंगा। बाबा के अंदाज में कोई लचक नहीं थी। वो टूक फैसला सुनाकर घर के अंदर चले गए थे और माँ मुझे सीने से लगाई बीच गली में खड़ी सिसक रही थी। न जाने किसने किन्नरों को खबर पहुंचाई थी कि इस गली में एक बच्चा किन्नर है और देखते ही देखते उनकी टोली हमारे घर के बाहर पहुंच गई थी। उन्हें देखते ही मैं मेरी माँ के आंचल में छुपने की कोशिश करने लगा और माँ ने भी शक्ति से मुझे अपने बाजू में जकड़ लिया। लेकिन वो लोग तो ढोल बजाते, नाचते, खुशियां मनाते और कहते कि देखो हमारा साथी आया है, हमारे खानदान में बढ़ोतरी हुई है। एक अजीब सा तमाशा लग गया था जिससे मोहल्ले वाले भी बहुत खुश हो रहे थे और मेरी जान हलक में आ रही थी। मेरी माँ बहनें खड़ी थी, सिसक रही थी, लेकिन किसी को हम पर रहम ना आया। एक लंबे चौड़े किन्नर ने आगे बढ़कर मुझे माँ के आंचल से अलग किया और माँ की चीखों की परवाह न करते हुए मुझे अपने साथ खींचने लगा। माँ रोती हुई मेरे पीछे भाग रही थी, लेकिन उस किन्नर पर कोई असर न हुआ। उसका कहना था कि मैं उनका बच्चा हूँ और मेरी माँ का मुझ पर कोई हक नहीं। मेरी माँ तड़पती रह गई, लेकिन वो मुझे अपने साथ वहां ले गए जहां उनकी पूरी आबादी बसती थी। मेरी माँ कुछ नहीं कर पाई थी, उसे किसी का सहारा नहीं था और वहां मौजूद सभी लोग इतने खुश थे कि वो चाहते थे कि मैं उनके मोहल्ले से किसी तरह बस निकल जाऊं, चाहे फिर मुझे किन्नरों की बस्ती में ही क्यों ना रहना पड़े। यहाँ से मेरी जिंदगी की डायरी की शुरुआत हुई थी। इस बस्ती में मुझ पर एक एक लम्हा भारी था। वहां मौजूद लंबे चौड़े लोग जो औरतों के कपड़ों में ढेर सारा मेकअप किए हर वक्त मौजूद रहते थे, उनके बीच में खुद को शुरू में बिल्कुल अलग महसूस करता था। फिर मेरे गुरु ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे नाचना भी सिखा दिया और मैं भी उन्हीं की तरह मेकअप करने लगा। जैसे जैसे मैं जवान हुआ, खूबसूरती मुझ पर चढ़ती चली गई और मैं सबके दिलों की धड़कन बन गया। अब मेरा नाम माया था और लोग मुझे एक लड़की के रूप में देखने लगे थे। मैं हर महफिल की जान बन गई थी और अपने गुरु के लिए कमाने की मशीन। सबसे ज्यादा मेरा गुरु मेरे ही पैसे लिया करता था और हर बड़ी महफिल पर मुझे ही भेजा जाता जहां से ज्यादा पैसे मिलने की उम्मीद होती। आज भी मैं ऐसे ही एक मिनिस्टर के बेटे की शादी में नाच रही थी और इस दुनिया से दूर माझी की बंद गलियों में सफर कर रही थी कि अचानक ही मुझे अपनी कमर पर किसी की उंगलियों का एहसास हुआ और मैंने तड़प कर आंखें खोल दी थी। शराब की बदबू महक रही थी और मेरे बहुत ही करीब उसी मिनिस्टर का बेटा खड़ा मेरे तन से खेलने की कोशिश कर रहा था। मैं घबरा कर पीछे हटी थी। 15 साल की उम्र में मैं जवानी के जोबन पर थी और वो नशे की हालत में बेकाबू हो रहा था। आज से पहले कभी किसी महफिल में ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मैं खौफ से कांपने लगी थी। उसने अचानक ही आगे बढ़कर मुझे अपने बाजुओं में कैद करना चाहा तो मैंने उसे पीछे की तरफ धकेला और स्टेज से उतरकर अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ती चली गई। हमारा गुरु हमारे साथ गाड़ी और ड्राइवर भी भेजा करता था। मैंने उसे फौरन वापस चलने को कहा और जब घर पहुंची तो मेरा गुरु मुझे इतनी जल्दी देखकर हैरान रह गया। मैं उसके कदमों में बैठ गई
और उसे बताया कि किस तरह मिनिस्टर का बेटा अपनी हद पार कर रहा था। मेरी बात सुनकर गुरु अचानक गुस्से में खड़ा हुआ और कहने लगा, पैसे एक काम के देते हैं और काम दो दो लेते हैं। उन लोगों की औकात ही छोटी है। अगर यही सब करना था तो पहले बताते, मैं ज्यादा दाम लगा लेता। गुरु की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और पहली दफा मुझे एहसास हुआ था कि मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो बिल्कुल असुरक्षित है। मेरा गुरु तो इन घटिया हरकतों के पैसे भी वसूल करने को तैयार था। ये सच था कि मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना नाचना पसंद था, लेकिन गैर मर्दों के साथ ऐसे किसी संबंध के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मिनिस्टर के बेटे का फोन आ गया था और मेरा गुरु एक रात की कीमत तय करने लगा। मैं वहां मौजूद ये सब सुन रही थी और मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी जब 20,000 के एवज मेरा गुरु मुझे एक रात के लिए उस अमीर जादे के हवाले करने को तैयार हो गया था। मैंने बेयकीनी से अपने गुरु को देखा तो वो कहने लगा, मेरी जान माया, समझा कर, हम सिर्फ तब तक ही अच्छा कमाते हैं जब तक हम जवान होते हैं, लेकिन हमारा बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है। तुम अपने गुरु को ही देख लो। जब तक मैं जवान था एक एक महफिल में लोग हजारों रुपये मुझ पर लुटाते थे। मुझसे ज्यादा कोई और खूबसूरत नहीं था, लेकिन आज कोई 1 रुपया भी देने को तैयार नहीं होता। इसलिए तुम भी अपनी इस जवानी का फायदा उठाओ और इतना पैसा कमा लो कि बुढ़ापे में परेशानी ना हो। हमारा कोई घर बार, पति पत्नी, बच्चे नहीं होते। हमें अपने भविष्य का खुद सोचना होता है। उस गुरु ने मुझे ड्राइवर के साथ वापस जाने का हुक्म दिया था। वो चाहता था कि मैं मिनिस्टर के बेटे को खुश कर दूं ताकि हमारी चांदी हो जाए, और मैं मरे मरे कदमों से गाड़ी में बैठ गई थी। लेकिन मैं हरगिज भी उस शराबी इंसान की रात गुजारने के बारे में सोच नहीं सकती थी। मैं ना मर्द थी ना औरत। मैं क्या थी, कौन थी, मुझे खुद भी अंदाजा नहीं था। मैं कैसे किसी मर्द के बिस्तर में जा सकती थी, यही सोच सोचकर मेरे दिमाग की नस फटने लगी थी। और फिर मैंने एक ऐसा फैसला किया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी ना था। मैंने एक बड़े से स्टोर पर ड्राइवर से कहकर गाड़ी रुकवाई कि मुझे कुछ जरूरी सामान लेना है, और बिना सोचे समझे उस स्टोर में दाखिल हो गई। मैं पहले भी वहां 2 दफा आई थी और मुझे मालूम था कि उसका एक पिछला दरवाजा है जो दूसरी तरफ दूसरी गली में खुलता है। मैं उस स्टोर में दाखिल हुई और दूसरे दरवाजे से निकलकर वहां से भागती ही चली गई। न कोई ठिकाना था, न मंजिल की खबर। बस इतना तय था कि मैं किसी मर्द के बिस्तर पर हरगिज नहीं जाऊंगी। मुझे नफरत थी अपने बाप जैसे मर्दों से जो हम जैसे लोगों के साथ जी तो बहलाते हैं, अपनी खुशियों और गमों में तो बुलाते हैं, लेकिन अपनाते नहीं हैं। ये लोग हमारी दुआओं पर तो यकीन रखते हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी को स्वीकार नहीं करते। मैं ऐसे किसी मर्द के साथ कोई संबंध नहीं बना सकती थी। बिना सोचे समझे भागते भागते मुझे घंटा होने वाला था। मैं बहुत दूर निकल आई थी और जब थककर हार गई तो एक दरवाजे के साथ लगकर बैठ गई। काफी देर बाद जब मेरी सांस बहाल हुई तो मैंने सोचना शुरू किया कि आगे क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं अपनी पहचान कैसे छुपाऊंगी। मैं लाख कोशिश करती, लेकिन मैं लोगों से इस बात को नहीं छुपा सकती थी कि मैं किन्नर हूँ। वो एक बड़ा सा घर था जिसके दरवाजे के साथ मैं बैठी थी। एक काले रंग की गाड़ी आई और उस घर में दाखिल हो गई। मैं अपने आप में सिमट गई थी ताकि गाड़ी की रोशनी तन की सच्चाई जाहिर ना कर दे। मुझे वहां बैठे कुछ और देर गुजरी थी और मैं वहां उठने का सोच ही रही थी कि उस घर से एक गार्ड निकला और कहने लगा कि आपको अंदर बुलाया गया है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई कि पता नहीं किसका घर है और कोई मुझे अंदर क्यों बुला रहा है। उस गार्ड ने मेरे चेहरे पर परेशानी के हाव भाव देखे तो कहने लगा, फिक्र न करो, मालिक लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे अपने आगे के रास्ते का तो कुछ पता नहीं था, लेकिन जो लोग मुझे अंदर बुला रहे थे एक दफा उनसे मिलने में भी कोई हर्ज नहीं था। वैसे भी मेरे पास खो देने को बचा ही क्या था, न मेरी कोई जात थी न पहचान। मैं उस गार्ड के पीछे उस घर में दाखिल हुई। अंदर से वो एक आलीशान बंगला था। एक अधेड़ उम्र आदमी मेरे सामने बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया और अपने सामने बैठने का इशारा कर दिया। उसकी नजरें मेरे शरीर पर जमी हुई थी और मैं सोच रही थी कि मैंने अंदर आकर ठीक किया है या नहीं। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले उस पार्टी का हिस्सा था जहां तुम नाच रही थी और मिनिस्टर के बेटे ने तुम्हारे साथ गलत काम करने की कोशिश की थी। उस आदमी की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझ पर तो वही मिसाल फिट हो रही थी कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। मैंने घबराकर उसे देखा तो वो कहने लगा, फिक्र न करो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें दरवाजे पर बैठा देखकर पहचान लिया था और मुझे अंदाजा हो गया कि तुम उसी वक्त से परेशान होकर इस तरह अंधेरी रात में यहाँ तनहा बैठी हो। जब ही मैंने तुम्हें अंदर बुलाया है, मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम्हारी दुआएं मेरे हक में बेहतर साबित होगी।
मैं और मेरी पत्नी सारी दुनिया का पैसा होने के बावजूद भी सालों से बे औलाद हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम हमारे लिए उस ईश्वर से प्रार्थना करो। उसके अंदाज में मेरे लिए इज्जत थी, और पहली दफा मैंने किसी को अपने साथ इतना नरम दिल पाया था, वरना हमारी कोई इज्जत नहीं होती। बल्कि मैंने तो यही देखा था कि लोगों को हमें तकलीफ पहुंचाकर मजा आता है। मैंने सच्चे दिल से उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की कि उसके यहाँ भी कोई संतान पैदा हो जाए, और साथ ही उससे रिक्वेस्ट की कि वो मुझे एक रात ठहरने की इजाजत दे दे। उसकी पत्नी भी वहां चली आई थी, वो भी एक नेक दिल और अच्छी औरत थी। उन दोनों पति पत्नी ने मुझे एक रात अपने घर में रखने की इजाजत दे दी। कम से कम एक रात का आसरा तो हो गया था, यही सोचकर मुझे सुकून मिल गया था, और उनके दिए कमरे में चली गई थी। लेकिन थकन और टेंशन की वजह से मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे बुखार हो गया। जब सुबह उन दोनों पति पत्नी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया और मुझे कुछ दिन ठहरने का कहा, और मेरा इलाज भी शुरू करवा दिया। डॉक्टर ने बताया था कि मुझे वायरल फीवर है और ये 1 हफ्ते तक रहेगा। ये 1 हफ्ता मैंने उन दोनों पति पत्नी के घर ही गुजारा था। वो दोनों बहुत ही अच्छे और ख्याल रखने वाले थे, और इसी वजह से ठीक होते ही मैंने उन दोनों से काम मांग लिया था। मैं उनके घर में किसी भी तरह की नौकरी के लिए तैयार था। बस दुनिया की नजरों से बचकर मैं सुरक्षित ठिकाना चाहती थी। मुझे यकीन था कि अगर उस 4 दीवारी से बाहर निकलती तो मेरे गुरु के लिए मुझे ढूंढना कुछ मुश्किल नहीं था, क्योंकि किन्नरों का नेटवर्क बहुत खतरनाक होता है और मजबूत भी, और उनके लिए अपने बंदों को तलाश करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। उन दोनों पति पत्नी ने मुझे अपने घर पर ही सफाई का काम दे दिया, और मैं खुशी खुशी उस काम में लग गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। हर वक्त मेरा जी सा मिचलता और चक्कर आते, पसीने से मेरा तन लथपथ हो जाता, और मेरे लिए अपने पैरों पर खड़े रहना भी मुश्किल होता। और फिर दूसरे महीने में मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, और ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। ये कैसे मुमकिन था कि मुझे जैसा किन्नर प्रेग्नेंट हो जाता? मुझे तो इस बात पर यकीन ही नहीं आया था। न मेरा किसी के साथ कोई बिस्तर का संबंध था, और न ही मैं पूरे तौर पर एक औरत थी। और फिर मुझ पर एक ऐसा राज खुला कि जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे मालिक और मालकिन ने मुझे एक ऐसी बात बताई जो मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने बताया कि जब मुझे तेज बुखार हुआ और वो मुझे अस्पताल लेकर गए, तो वहां मेरे कुछ टेस्ट होने के बाद पता चला कि मैं XXY क्रोमोसोम रखती हूँ। यानी कुदरती तौर पर मेरे अंदर का हिसाब किताब बिल्कुल औरतों वाला है। सिर्फ देखने में मैं कुछ मर्दों वाली विशेषताएं रखती हूँ, और इसीलिए मेरी माँ को लगा कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। अगर मेरी एक छोटी सी सर्जरी हो जाती तो मैं पूरी तरह से लड़की बन जाती, क्योंकि कुदरत ने मुझे एक लड़की के रूप में ही पैदा किया था। मैं आम औरतों की तरह प्रेग्नेंट भी हो सकती थी और उन्हीं की तरह जिंदगी भी गुजार सकती थी। ये बात सुनते ही मेरे मालिक और मालकिन ने फैसला किया कि वो अपने बच्चे की पैदाइश के लिए मेरे शरीर को इस्तेमाल करेंगे, और मेरे बुखार में ही उन्होंने मेरे जिस्म में अपने बच्चे का एम्ब्रियो डलवा दिया था। दरअसल मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था वो मेरा नहीं बल्कि मेरे मालिक और मालकिन का था, जिसे IVF के जरिए मेरे शरीर में स्थानांतरित किया गया था। मालिक और मालकिन की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। उनके कहने के मुताबिक मैं एक किन्नर नहीं बल्कि एक औरत थी, जिसे एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत थी, और फिर मैं अपनी असल पहचान हासिल कर लेती। उन दोनों पति पत्नियों ने अपने इस काम की मुझसे माफी मांगी कि उन्होंने मेरी इजाजत के बगैर अपने बच्चे को मेरे अंदर स्थानांतरित कर दिया। लेकिन साथ ही वो कहने लगे कि वो मुझे मेरी सही जिंदगी लौटाना चाहते हैं। वो मेरी सर्जरी का खर्चा उठाने को भी तैयार थे, और मुझे नॉर्मल लड़कियों वाली जिंदगी देने को भी राजी थे। उनकी बात सुनकर मैंने अपने पेट पर हाथ फेरा और उस बच्चे के वजूद को महसूस करने लगी, जिसकी वजह से मुझे मेरी असल पहचान मिलने वाली थी। मेरी तसल्ली के लिए उन्होंने मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स से भी मिलवाया, और उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि अक्सर लड़कियां देखने में बिल्कुल लड़कों जैसी होती हैं, यहाँ तक कि उनकी आवाज भी मर्दाना होती है, लेकिन कुदरती तौर पर उनका अंदर का हिसाब औरतों जैसा होता है। और दूसरी तरफ कुछ लड़के देखने में लड़कियों जैसे होते हैं, उनकी आवाज भी जनाना होती है, लेकिन उनका अंदर का हिसाब बिल्कुल मर्दों वाला होता है। यहाँ तक कि वो मर्दाना ताकत के गुण भी रखते हैं और पूरी तरह से एक मर्द होते हैं। लेकिन माँ बाप के पास अगर सही जानकारी ना हो और अगर उन्हें अच्छे डॉक्टर का साथ न मिले तो ऐसे बच्चे खुद को हिजड़ा यानी किन्नर समझ बैठते हैं, और दुनिया भी उन्हें अपमान और बदनामी के समंदर में उतार कर उन्हें किन्नर बनने पर मजबूर कर देती है। पूरे 9 महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया था, और वो बच्चा मेरे मालिक और मालकिन की अमानत था, इसलिए मैंने उस बच्चे को उनकी गोद में डाल दिया था। मेरे मालिक और मालकिन ने मेरा पूरा इलाज करवाया, और आज मैं एक सेहतमंद लड़की हूँ। आज के दौर में ऐसी बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं
जो हम जैसे लोगों की मदद कर रही है। सर्जरी और दवाओं के जरिए हम अपनी असल पहचान हासिल कर सकते हैं और समाज के लिए एक अच्छी पहचान साबित हो सकते हैं। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।